अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसे ही रक्षा चौक के करीब पहुंचा, दूसरी सड़क पर से पुलिस की एक गाड़ी बड़ी तेजी से आई। उसमें से 4-5 कांस्टेबल छलांगे लगा कर निकले और उन्होंने बाजार को ब्लॉक कर दिया। हमारे आगे एक गाड़ी और एक रक्षा जा रहा था। उन्होंने हाथ देकर उन्हें रुकने का इशारा किया। मैंने रक्षा ड्राइवर से कहा कि रक्षा रोको। जैसे ही रक्षा की रफ्तार ज़रा कम हुई, मैंने रक्षा में से छलांग लगा दिया और साथ वाली एक गली में घुस गया। खुफिया पुलिस वाले ने अपनी आला कारकर्दगी दिखाई थी। ज़रूर उसने मुझे स्टेशन के बाहर रक्षा में सवार होते देख लिया था और किसी तरीके से पुलिस सेंटर इतला कर दी थी और खुद रक्षा या कोई और सवारी लेकर मेरे ताक़ू में रवाना हो गया था। मुझे अब खतरा यह था कि गली आगे से बंद न हो। गली बंद नहीं हुई थी। मैं दौड़ने की बजाय तेज तेज कदमों से चल रहा था। गली बिल्कुल खाली थी। दोनों जाने मकान थे। थोड़ी दूर जाकर एक और बाजार में निकलती थी, जो निस्बतन छोटा बाजार था और उसकी दुकानें भी खाली थीं। यहाँ मुझे मकानों के दरमियान एक मस्जिद का दरवाज़ा दिखाई दिया। मस्जिद का दरवाज़ा दूर से पहचाना जाता है। मैं सीधा 2-4 सीढ़ियाँ चढ़कर मस्जिद में दाखिल हो गया। चप्पल उतार कर बगल में दबाई और मस्जिद के सहन में से गुजर कर मेंबर वाले छोटे से हॉल कमरे में चला गया। यहाँ एक बुजुर्ग सूरत सफ़ेद दाढ़ी वाला भारी भरकम आदमी बैठा दुआ मांग रहा था। मैं भी उसके करीब जाकर बैठ गया। मुझे यकीन था कि पुलिस ने इस सारे इलाके को घेरे में ले लिया होगा और थोड़ी देर में पुलिस तलाशी लेते हुए इस मस्जिद में भी पहुंच जाएगी। ये बात भी वाज़ेह हो चुकी थी कि पुलिस को मेरे पाकिस्तानी जासूस या कश्मीरी हुर्रियत पसंद होने का यकीन हो चुका है और वो हर हालत में मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। ये उन लोगों का अपना इलाका था। पुलिस को यह भी यकीन हो गया होगा कि मैं मुसलमान ही हो सकता हूँ और वह मुझे तलाश करने मस्जिद में ज़रूर आएगी, क्योंकि एक मुसलमान हुर्रियत पसंद इस किस्म के हालात में मस्जिद में ही पनाह ले सकता है। मैंने उस बुज़ुर्ग से जो कुछ कहना था वो सोच लिया था, मगर मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था। मैं खुदा से यह दुआ मांगने लगा कि बुज़ुर्ग दुआ मांगने से जल्द फारिग हो जाए। इतने में उस बुज़ुर्ग ने मुंह पर हाथ फेरा और उठकर बाहर जाने लगा तो मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा। उसने पलटकर मेरी तरफ देखा और वालेकुम अस्सलाम करके मस्जिद के सहन की तरफ बढ़ गया। मैंने आवाज़ देकर कहा, आपसे एक बात करनी थी। वो बुजुर्ग रुक गया और 2 कदम चलकर वापस मेरे करीब आकर बोला, मियाँ कहो क्या बात है। मामला बड़ा नाजुक था। असल हकीकत छुपाने से काम नहीं बन सकता था और असल हकीकत बयान कर देने से मेरे लिए मज़ीद ख़तरा पैदा हो सकता था। ये मुसलमान बुजुर्ग किसी दूसरी किस्म का इंडियन मुसलमान भी हो सकता था। इस वक्त सिर्फ इस बात की ज़रूरत थी कि इस मुसलमान के दिल में जज्बा ईमानी को बेदार कर दिया जाए। चुनाचे मैंने एक ही सांस में कहा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। अल्लाह ताला और उसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कश्मीर में इस्लाम की खातिर जिहाद कर रहा हूँ। एक ज़रूरी काम से यहाँ आया था। पुलिस मेरे पीछे लगी है। मुझे कुछ देर के लिए किसी जगह छुपा दीजिए, आपको जन्नत का सवाब मिलेगा। उस बुजुर्ग के दिल में ईमान का जज्बा पहले ही से बेदार था। वो पक्का मुसलमान था। उसने दूसरी बात ही ना की, सिर्फ इतना कहा कि मस्जिद की छत पर चले जाओ, वहीं बैठे रहना, मैं आकर तुम्हें साथ ले जाऊंगा। मैं दीवार के साथ वाली सीढ़ियाँ चढ़कर मस्जिद की छत पर जाकर बैठ गया। मेरी दोनों जाने मकानों की दीवारें ऊपर तक चली गई थीं। अकब में कोई मकान नहीं था। वहाँ भी एक सीढ़ी नीचे शायद किसी गली में जाती थी, मगर मैं बुजुर्ग की हिदायत के मुताबिक मस्जिद की छत पर ही बैठा रहा। दूसरे बाजार की तरफ से पुलिस की सीटियों की मखसूस आवाज़ें 2-3 बार सुनाई दीं। पुलिस मौजूद थी और मेरी तलाश शुरू हो गई थी। जिस रक्शे में मैं सफ़र कर रहा था, उसके ड्राइवर ने ज़रूर पुलिस को बता दिया होगा कि मैं फ़िलहाल गली में घुसा था। पुलिस उस गली में पहुंचने वाली होगी या हो सकता है पहुंच गई हो और इस मस्जिद की तरफ आ रही हो जिसकी छत पर मैं छुप कर बैठा हूँ। मैंने सोचा कि बुजुर्ग को हालात की संगीनी का कहाँ एहसास हो गया। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं दूसरी तरफ वाली सीढ़ियाँ उतरने के लिए उठा ही था कि वही बुजुर्ग उन सीढ़ियों में नमूदार हुआ और इशारे से मुझे बुलाकर कहा, जल्दी से मेरे पीछे पीछे चले आओ। मस्जिद की एक भी सीढ़ियाँ एक तंग गली में उतरती थीं। गली खाली थी। वो बुजुर्ग मेरे आगे आगे चल रहे थे। मैं उनके पीछे पीछे था। वो कोई बात नहीं कर रहे थे। मैं भी खामोश था। आगे जाकर ये तंग सी गली एक बाजार में निकली। यहाँ बाहर एक पुराना सा स्कूटर खड़ा था।
बुजुर्ग ने मुझे स्कूटर के पीछे बैठने को कहा। उसने स्कूटर स्टार्ट किया और मुझे लेकर बाजार की वैन वाले बाजार के मुखालिफ सिमत को मुड़ गया। मैं समझ गया कि वो मुझे खतरे के इलाके से ले जाना चाहते हैं। बुजुर्ग बड़ी महारत और तेज रफ्तारी के साथ स्कूटर चला रहे थे। 3 चौराहे अबूर करने के बाद उन्होंने एक जगह से रेलवे का पुल पार किया। दूसरी जानब घास मंडी थी। स्कूटर वहां से भी आगे निकल गया। इस दौरान बुजुर्ग बिल्कुल खामोश रहे। घास मंडी के आगे शहर की पुरानी और गंजान आबादी वाला इलाका शुरू हो गया। 2-3 तंग से बाजारों में से गुजरने के बाद हमारा स्कूटर एक गली में दाखिल होने के बाद एक मकान की डेवड़ी में आकर रुक गया। बुजुर्ग ने स्कूटर से उतरकर बैठक का दरवाज़ा खोला और मुझसे कहा, अंदर आ जाओ मियाँ। यह छोटी सी बैठक थी जिसकी फिजा में घुटन और ठंडक सी थी। अंधेरा भी था। उसने बत्ती जला दिया। बैठक का फर्श नंगा था। 2-3 कुर्सियां और एक छोटी सी मेज कुर्सियों के दरमियान पड़ी थी। मैं कुर्सी पर बैठ गया। बुजुर्ग ने दरवाज़ा बंद करके चटखनी चढ़ा दिया और मेरे सामने कुर्सी पर बैठने के बाद कहा, अब बताओ मियाँ असल बात क्या है और तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें कश्मीरी हुर्रियत पसंद मुजाहिद समझकर तुम्हें बचाकर यहाँ ले आया हूँ, मगर तुम मुझे अपनी बातों से कश्मीरी नहीं लगते। असल हकीकत मैंने इस बुजुर्ग को भी ना बताई। मैंने कहा, मैं मलेर कोट लेकर रहने वाला पंजाबी हूँ। शौक शहादत में सरशार होकर कश्मीर के महाज पर हुर्रियत पसंद मुजाहिदों में शामिल हुआ हूँ। आपने ठीक फरमाया, मैं कश्मीरी नहीं हूँ लेकिन मुसलमान हूँ। वो बुजुर्ग कहने लगे, तो मैंने वक्त पर मेरे पास आ गए थे। अगर ज़रा देर कर देते तो पुलिस ने तुम्हें पकड़ लेना था। पुलिस मस्जिद वाली गली में तुम्हारी तलाश में पहुंच गई थी। अब बताओ तुम कहाँ जाना चाहते हो? मैंने अपनी जेब से जलंधर का रेलवे टिकट निकाल कर दिखाया और कहा कि मैं जलंधर पहुंचना चाहता हूं। वहां से किसी न किसी तरह जम्मू कश्मीर चला जाऊंगा। बुजुर्ग कहने लगे, इसके लिए हमें कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि पुलिस रेलवे स्टेशन और लॉरी अड्डों पर तुम्हारी निगरानी कर रही होगी। खुफिया एजेंसी के आदमी ने तुम्हें देखा हुआ है। उसने तुम्हारा हुलिया पुलिस को बता दिया होगा। वो बुजुर्ग ठीक कह रहे थे, मगर मेरा इस शहर में ज़्यादा देर तक रुके रहना खतरे से खाली ना था। इस दौरान पुलिस शहर की पूरी नाकाबंदी कर सकती थी और फिर मेरे लिए शहर से निकलना मज़ीद मुश्किल हो जाता। मैंने कहा, मोहतरम, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे किसी तरह शहर से बाहर निकाल दें? वो कहने लगे, निकालने को तो मैं अभी तुम्हें अपने स्कूटर पर बिठाकर शहर से बाहर पहुंचा सकता हूँ, लेकिन भारतीय पुलिस कच्ची गोलियां नहीं खेली। वो जगह जगह और ख़ास तौर पर शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर लोगों को रोक कर पूछ-गुछ कर रही होगी। चोर, कातिल और डाकू के लिए पुलिस इतना तरद्दुद नहीं करती, मगर दूसरे मुल्क के जासूस और कश्मीरी मुजाहिदों को पकड़ने के लिए वो जान की बाजी भी लगा देती है। खुदा न करे अगर तुम पकड़ लिए गए तो तुम्हारे साथ मैं भी पकड़ा जाऊंगा। तुम तो पुलिस की हिरासत से निकलकर फरार भी हो सकते हो, मगर मेरी तो सारी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। मैं खामोश रहा। बुजुर्ग ठीक कह रहे थे। उन्होंने इन मौके पर मेरी मदद की। मैं उनकी इंसानी हमदर्दी और इस्लामी हमदर्दी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहता था। कुछ देर सोचने के बाद वो कहने लगे, तुम ऐसा करो कि किसी न किसी तरह रात हो लेने दो। इतनी देर यहाँ छुपे रहो, यहाँ कोई तुम्हें पकड़ने नहीं आएगा। जैसे ही रात ज़रा गहरी होगी मैं तुम्हें स्कूटर पर बिठाकर शहर से बाहर छोड़ूंगा। जीटी रोड पर पहुंचकर तुम किसी चलती बस या लॉरी या ट्रक में सवार हो जाना। मेरठ शहर के किसी बस अड्डे या स्टेशन से तुम्हारा गाड़ी पकड़ना किसी तरह भी ठीक नहीं रहेगा। उन्होंने बड़ी अच्छी स्कीम बताई थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं यहाँ रात आने का इंतज़ार करूँगा। मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया। इस पर वो बुज़ुर्ग बोले, मियाँ शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, मैं भी मुसलमान हूँ और कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी का परस्तार हूँ। हमारी इंडियन हुकूमत ने कश्मीरियों की मर्ज़ी के खिलाफ जम्मू कश्मीर में सिर्फ नाजायज़ कब्ज़ा ही नहीं कर रखा, बल्कि उसकी फ़ौज वहाँ मुसलमानों पर बेपनाह मज़ालिम तोड़ रही है। अब मेरी जवानी की उम्र नहीं रही है, वरना मैं खुद जिहाद कश्मीर में शामिल होकर काफिर हिंदुओं के खिलाफ जंग करता। मैं मेरठ शहर के इस भारतीय मुसलमान बुजुर्ग के जज्बे से बड़ा मुतासर हुआ। दोपहर का खाना मैंने वहीं बैठक में ही खाया। ऊपर इस बुजुर्ग की मामर वालदा एक मुलाजम के साथ रिहाइश पजीर थी। उसके बड़े लड़के ने शादी के बाद शहर में अलग मकान बनाया हुआ था। 2 लड़कियों की वो शादी कर चुके थे, जिनमें से एक सहारनपुर में और दूसरी इलाहाबाद में रहती थी। दोपहर को खाना खाने के बाद मैं बैठक में ही सो गया।
बुजुर्ग बैठक को बाहर से ताला लगा गए थे। मैं काफ़ी हद तक बेफिक्र हो गया था, चुनाचे शाम तक सोता रहा। शाम को आँख खुली तो वो बुजुर्ग भी आ गया। वो एक बड़े बर्तन में चाय की चैनक और प्याला रख कर लाए थे। हमने बैठक में ही चाय पिया। वो जिहाद कश्मीर के बारे में भी बातें करते रहे। बुजुर्ग ने अपने लिए चाय की तीसरी प्याली बनाते हुए मुझसे पूछा, तुम और चाय पियोगे? मैंने कहा, जी नहीं शुक्रिया। वो अपनी प्याली में चाय उंडेलते हुए बोले, भाई मुझे सर दर्द की बड़ी पुरानी शिकायत है। शाम को ये दर्द तेज़ हो जाता है। चाय के साथ इस स्प्रो की 2-1 गोली खा लूँ तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। जल्दी मैं दुकान से उठकर आ गया हूँ। इस स्प्रो की टिकियाँ लानी याद नहीं रही। मैंने कोई जवाब ना दिया और जेब से सिगरेट की डब्बी निकाली। फिर माचिस निकालने लगा तो बम टेबलेट की 2 टिकियाँ बाहर निकली। वो बुजुर्ग बोले, मियाँ ये तो स्प्रो की टिकियाँ हैं, लाओ 2 गोलियाँ मुझे दे दो। उन्होंने मेरी झोली में पड़ी टेबलेट टाइम बम की टिकियाँ बिठाने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने जल्दी से टिकियाँ उठाकर जेब में डाली और कहा, माफ़ कीजिएगा, ये स्प्रो की गोलियाँ नहीं हैं, ये तो जोड़ों के दर्द की दवा है। मैं तो इस ख्याल से लरस गया कि अगर फ़र्ज कर लिया वो बुजुर्ग जल्दी से एक गोली उठाकर मुंह में डालकर निकल जाते तो क्या होता। जब वो बुजुर्ग चाय के खाली बर्तन लेकर चले गए, मैंने कुर्ते की चोर जेब में से, यानी उस जेब में से जो कुर्ते के पहलू में खुफिया बना दी जाती है और जिसे चोर खीसा कहते हैं, मैंने उसमें से स्प्रो टेबलेट बम बाहर निकाल लिया। बाकी 13 गोलियां प्लास्टिक के फीते में बंद थीं। ये 2 गोलियां शायद भाग दौड़ और रक्षे से छलांग लगाने की वजह से फीते से बाहर निकल आई थीं। मैंने इन दोनों स्प्रो बम की गोलियों को भी फीते में डालकर प्लास्टिक का फीता अच्छी तरह से बंद करके जेब में रख लिया। आगे से मैं स्प्रो गोलियों यानी स्प्रो टेबलेट बम की टिकियों को टेबलेट बम ही लिखूंगा। ये बुजुर्ग बड़ा पक्का और सच्चा मुसलमान मोमिन था। अगर इस वक्त वो मेरी मदद ना करता तो मेरा पुलिस के हाथों पकड़ा जाना यकीनी था। मेरठ के किसी बाजार में उसकी गोटे किनारी की दुकान थी। उसने मुझे बताया कि तहरीक पाकिस्तान में मेरठ के मुसलमानों ने बड़ा भरपूर हिस्सा लिया। वह कहने लगा, मेरठ के मुसलमान बड़े दिलेर मुसलमान हैं। हिंदुत्व अब भी हमसे दब कर रहता है। ठीक है, हुकूमत ज़रूर हिंदू की है, मगर हम भी उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। उस बुजुर्ग ने मेरी बड़ी खिदमत की। उसका मुझे अपने घर में छुपा लेना बहुत बड़ी दिलेरी की बात थी। उस बुजुर्ग ने अपने सारे ख़ानदान का मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया था। आज भी वो बुजुर्ग मुझे याद आता है तो मैं उसकी बहादुरी और इखलाकी जुर्रत पर वाह वाह कर उठता हूँ। शाम को वो आए तो बोले, मियाँ मैंने गुस्ल खाने में गर्म पानी रखवा दिया है, जाकर निहालो। इस मौसम में शाम को खुनकी हो जाती थी। मैंने गुस्ल किया, रात हो गई। वो ऊपर से खाना लिए। हमने साथ बैठकर खाना खाया। कहने लगे, मैं लारी अड्डे और रेलवे स्टेशन का एक चक्कर लगा कर देख आया हूँ। वहाँ मुझे पुलिस मामूल से ज़्यादा नजर आई। तुम्हारा उस तरफ जाना वाकई मुनासिब नहीं है। मैं तुम्हें स्कूटर पर बिठाकर शहर से बाहर जलंधर जाने वाली सड़क पर छोड़ूंगा। जब उन्हें मालूम हुआ कि मैं इस इलाके में पहली बार आया हूँ और इन इलाकों से वाकिफ नहीं हूँ तो वो कहने लगे, देखो मियाँ, जलंधर शहर यहाँ से काफ़ी दूर है। वह मशरकी पंजाब में है और तुम अभी तक उत्तर प्रदेश में हो। यहाँ से निकलोगे तो आगे बड़ा शहर मुजफ्फरनगर आएगा। इसके बाद तुम सहारनपुर पहुँचोगे। सहारनपुर के बाद अम्बाला आ जाएगा। अम्बाले के आगे भारतीय पंजाब शुरू होता है। अम्बाले के बाद लुधियाना और फिर जलंधर आएगा। सफ़र वाकई लंबा था। इन मानों में कि पुलिस मेरा पीछा कर रही थी। जीटी रोड पर भी सफ़र करना खतरे से खाली नहीं था, मगर मेरे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि मैं जीटी रोड से हटकर खेतों में पैदल सफ़र करूं, जो मुमकिन नहीं था। मैंने दिल में यही तय कर लिया था कि अल्लाह का नाम लेकर निकल पड़ता हूँ, आगे जो होगा देखा जाएगा। रात के 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो गया जब वो बुजुर्ग मुझे अपने स्कूटर पर बिठाकर गली में से निकले। बाजारों में काफ़ी खामोशी थी, ट्रैफिक भी न होने के बराबर है। सड़क के किनारे बत्तियां रोशन थीं। वो मुझे ऐसे रास्तों से लेकर गया जहाँ रोशनियाँ ज़्यादा नहीं थीं और पुलिस का चेकिंग खतरा नहीं था। हम खेतों से भी गुजरे, फिर जीटी रोड आ गई जिस पर थोड़े थोड़े फासले पर लगे खंभों पर बल्ब रोशन थे। उसने मुझे 2 खंभों के दरमियान जहाँ जरा अंधेरा था उतार दिया और कहा, लो भाई, अब तुम्हें खुदा के सपुर्द किया। यहाँ जो लारी जलंधर की तरफ जाने वाली आएगी उसकी पहले चेकिंग हो चुकी है। फिर भी ज़रा होशियार होकर बैठना। खुदा हाफिज है। मैंने उस बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया तो वह हाथ हिलाकर स्कूटर स्टार्ट करके अंधेरे में गुम हो गया। मैं जीटी रोड पर अकेला खड़ा था।
सड़क ज़्यादा कुशादा नहीं थी। दोनों तरफ दरख्त थे जिनमें अंधेरा था। पीछे मेरठ शहर की जानब शहर की थोड़ी थोड़ी रोशनियां झिलमिलाती नजर आ रही थीं। मैं सड़क से उतरकर एक तरफ होकर खड़ा हो गया। उस बुजुर्ग ने मुझे खास तौर पर हिदायत की थी कि किसी ट्रक वगैरह को हाथ देने की कोशिश न करना, हो सकता है वो पुलिस वालों की गाड़ी हो। लारी की निशानी उन्होंने ये बताई थी कि सवारियों वाली लारी की पेशानी पर भी एक बत्ती जल रही होती है। थोड़ी देर बाद मेरठ की तरफ से एक लारी आती दिखाई दिया। मैंने आगे होकर उसे हाथ दिया, मगर लारी न रुकी। शायद रात के वक्त ड्राइवर रुकना नहीं चाहता था, या शायद लारी सवारियों से पहले ही भरी हुई थी। एक ट्रक आकर गुजर गया। थोड़ी देर के बाद दूसरी लारी आई। मैंने उसे हाथ दिया, वो भी ना रुकी। यह लारी भी सवारियों वाली लारी थी। इसके बाद आधा घंटा मैं सड़क के किनारे दरख्त के नीचे बैठा सिगरेट फूंकता रहा, मगर सवारियों वाली लारी ना आई। शायद रात 12 बजे के बाद मेरठ से सवारियों वाली लारी नहीं चलती थी। जब यह ख्याल जहन में पैदा हो गया तो मैंने सोचा कि मैं सारी रात तो यहाँ बैठ नहीं सकता। बेहतर है कि कोई ट्रक वगैरह आए तो उसे हाथ देकर रोकने की कोशिश करता हूँ। जो होगा देखा जाएगा। इस शहर से निकलना भी ज़रूरी था। मज़ीद आधा घंटा गुजर गया। इस दौरान जलंधर अम्बाले की तरफ से 2-3 ट्रक गया और मेरठ की तरफ निकल गया। मेरठ की तरफ से सिर्फ एक ट्रक गुजरा, जिसने मेरे हाथ के इशारे पर भी ट्रक नहीं रोका। आखिर दूर से किसी गाड़ी की रोशनियां नजर आई तो मैं सड़क के किनारे आकर खड़ा हो गया। रोशनियां करीब आई तो मैंने हाथ का इशारा दिया। यह कोई कार थी। कार पहले तो आगे निकल गई, थोड़ी दूर जाकर रुकी और फिर उसी तरह पीछे को आने लगी और मेरे करीब आकर ठहर गई। कार के अंदर भी रोशनी थी। मैंने देखा कि ड्राइविंग सीट पर एक नीली साड़ी वाली औरत बैठी है, जिसने खूब मेकअप किया हुआ था। उसने साथ वाली सीट की तरफ हाथ बढ़ाकर खिड़की शीशा नीचे किया और मुझे पूछा कहाँ जाना है। मैं इस औरत की दिलेरी पर बड़ा हैरान हुआ कि आधी रात के वक्त इसने सुनसान जगह पर एक अजनबी आदमी के लिए गाड़ी रोक दी है और अब पूछ रही है कि कहाँ जाना है। मैंने जल्दी से कहा, बस मुझे अगले शहर तक ले चलें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसने दरवाज़ा खोल दिया और कहा, अंदर आ जाओ। मैं जल्दी से सीट पर बैठ गया, गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। गाड़ी आगे चल पड़ी। गाड़ी में किसी अत्तर की बड़ी मशहूर कर देने वाली खुशबू फैली हुई थी। औरत ने गाड़ी का गियर बदलते हुए पूछा, अगला शहर तो मुजफ्फरनगर है, क्या तुम मुजफ्फरनगर जाओगे? मैंने कहा, अगर आपको उससे भी आगे जाना है तो मुझे आगे ले जाएं, मैं आगे जाकर उतर जाऊंगा। औरत हंस पड़ी, कहने लगी, आखिर तुम्हें कहाँ जाना है? मैं तो लुधियाने जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ लुधियाने चलोगे? मैंने कहा, आपकी मेहरबानी होगी, मुझे लुधियाने ही जाना है। औरत ने ऐसा से कहा, चलो लुधियाने ही चले चलो। कहाँ से आ रहे हो और मेरठ शहर से बाहर इतनी दूर तुम कैसे खड़े थे? मैंने यूं ही कह दिया कि यहाँ एक करीबी गांव में अपने एक दोस्त के यहाँ ठहरा हुआ था। रात को जाने का प्रोग्राम इसलिए बनाया कि कल दिन के वक्त लुधियाने पहुँच जाऊँ। मेरा दोस्त ही मुझे यहाँ छोड़ कर गया था। उसने कहा था कि हाथ देने से कोई न कोई लारी ज़रूर तुम्हें बिठा लेगी, मगर 2 लारियां आकर निकल गई, कोई नहीं रुकी। उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं यार, हम तुम्हें लुधियाने ले चलेंगे और तुमसे किराया भी नहीं लेंगे। ये कहकर औरत खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो पंजाबी में मुझसे बात कर रही थी। जब उसने यार का लफ्ज़ अदा किया तो मैं मुहतात हो गया। औरत की आवाज़ मर्दों जैसी भारी आवाज़ थी। उसकी उम्र 40 बरस के करीब हो गया। रंग गोरा था, बालों में खसाब लगाया हुआ था, आंखों के गिर्द हल्के से बने हुए थे। उसने गाड़ी के डैशबोर्ड में से सिगरेट का पैकेट और लेटर निकाल कर मुझे दिया और बोली, प्लीज़ मुझे इसमें से एक सिगरेट सुलगा कर दे दो। तुम सिगरेट पीते हो? मैंने कहा, जी हाँ, कभी कभी पी लेता हूँ। वेरी गुड, बस एक सिगरेट अपने लिए भी सुलगा लो। ये सिगरेट बड़ी आला क्वालिटी के थे। मैंने एक सिगरेट सुलगा कर उस औरत को दिया, एक सिगरेट खुद सुलगा लिया। गाड़ी खास रफ्तार के साथ जीटी रोड पर अम्बाले की जानिब रवाना हुआ थी। उसने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए एक हाथ से टेप रिकॉर्डर का बटन दबाते हुए कहा, गाना सुनोगे? मुझे तो पंजाबी गाने बड़े पसंद हैं। गाड़ी की फिजा किसी औरत के पंजाबी गाने से गूंजने लगी। गाने वगैरह का मुझे बस वाजिबी सा शौक था, कहीं कोई रिकॉर्ड लगा हो तो सुन लेता था। इंडिया के फिल्मी गाने मैं कभी नहीं सुनता था, क्योंकि इंडिया मेरा दुश्मन मुल्क था। ये पंजाबी गाना जिसकी टेप उस औरत ने लगाई थी, फिल्मी गाना नहीं था। अजीब सी आवाज़ सी गाने वाली की, बिल्कुल मर्दाना आवाज़ थी।
और साथ साथ हल्की सी आवाज़ में खुद भी गाने लगी। गाड़ी ने 2-3 मील का फासला तय किया होगा कि सड़क पर एक जगह पुलिस के आदमी खड़े नजर आए। वो हाथों के इशारों से गाड़ी को रुकने के लिए कह रहे थे। मैं अगली सीट पर बैठा बैठा साका सा हो गया। इतना वक्त भी ना मिला कि मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद कर भाग सकूं। उस औरत ने बड़ी बेनियाजी से गाड़ी पुलिस के सिपाहियों के बिल्कुल पास जाकर रोक दिया और खिड़की का शीशा उतारते हुए रौबदार आवाज में पूछा, क्या बात है, गाड़ी क्यों रोकी है? सड़क पर 2 पुलिस कांस्टेबल खड़े थे। इतनी देर में दरख्तों में से निकलकर 3 पुलिस कांस्टेबल आ गया। उन सब के कंधों पर राइफलें लटक रही थीं। पुलिस कांस्टेबल ने कहा, मैडम जी, एक मुलजिम मफरूर है, उसकी तलाश में नाकाबंदी कर रखी है। उस औरत ने गुस्सैली आवाज के साथ कहा, मैं तुम्हें मुलजिम लगती हूँ? जानते हो मैं कौन हूँ? उसने पर्स में से एक कार्ड निकाल कर कांस्टेबल को दिखाया। ये देखो, मैं तुम्हारे इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की बीवी हूँ। सारे कांस्टेबल गाड़ी से परे हटकर अटेंशन हो गया। उन्होंने बड़े जोर से सलूट मारा और भागकर सड़क पर जो रुकावट खड़ी कर रखी थी उसे हटा दिया। जब हमारी गाड़ी उनके करीब से गुजरी तो सिपाहियों ने एक बार फिर सैल्यूट किया। मैं तो अल्लाह के करम पर हैरान रह गया। कहाँ मुझे ये लग रहा था कि बादशाह पुलिस के हत्थे चढ़ गया, और कहाँ ये वही पुलिस जो मुझे गिरफ्तार करने के लिए वहाँ आई थी, सलाम करके पीछे हट गई थी। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए आंखें बंद कर लिया और सिगरेट बाहर फेंक रहा। तब मैंने उस औरत से कहा, आप इतने बड़े पुलिस ऑफिसर की पत्नी हैं और रात को अकेली सफ़र कर रही हैं, कोई ड्राइवर भी आपने नहीं लिया। आप वाकई बड़ी बहादुर औरत हैं। मैंने सोचा कि इस औरत की थोड़ी बहुत तारीफ ज़रूर कर देनी चाहिए। उसने मुस्करा कर कहा, आईजी पुलिस की बीवी हूँ तो इसलिए अकेले भी सफ़र कर लेती हूँ, मुझे कौन हाथ लगाएगा? वैसे भी मैं मर्दों से नहीं डरती। आखिर मर्द एक औरत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या बुरा सलूक कर सकता है? मुझे सब कुछ पसंद है। मैं सोचने लगा कि ये औरत किस किस्म की हो सकती है। फिर मैंने उसके बारे में सोचना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे इस औरत से अगर कोई दिलचस्पी थी तो सिर्फ इतनी थी कि वो मुझे मेरठ शहर से निकाल कर ले जाए। अब जबकि मुझ पर यह हैरत अंगेज इंकशाफ हो चुका था कि वो आईजी पुलिस की बीवी है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा भी थी। मैं तो एक तरह से अपने आप पुलिस के घेरे में आ गया था। जाहिर है ये लुधियाने जा रही है, रास्ते में हो सकता है मजीद पुलिस के आदमी इसका खैर मकदम करने के लिए आ जाएं। वो मुझे देखेंगे तो ज़रूर पूछेंगे कि मैं कौन हूँ। इस तरह इस बात का पूरा इम्कान था कि मेरा राज फांस हो जाएगा और मैं पकड़ा जाऊंगा।